क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है अ बर्ड इज सिंगिंग ऑन ए ट्री एंड मैन इज हियरिंग एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द बर्ड। ओके, कहा गया कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन टूवर्ड्स द बर्ड सो दैट लाउडनेस हर्ड बाय द मैन इंक्रीजेज बाय 20 dB, 20 डेसिबल यहाँ पर बढ़ जाए। एज्यूम दैट द मोशन ऑफ मैन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बर्ड एंड द मैन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि एक कोई इंसान है, कोई यहाँ पर एक आदमी है। ये आदमी यहाँ पे कहीं एक जगह पे है, फिर चलना शुरू कर रहा है। यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर किसी ट्री के ऊपर कोई एक बर्ड है। यहाँ बर्ड ये है चिड़िया। ये चिड़िया कोई गाना गा रही है, अच्छा सा गाना ये गा रही होगी और सुना रही है। बच्चों ये जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, एक गाना सुना रही है और यहाँ मैन और बर्ड के बीच का जो सेपरेशन है, ये बच्चों सेपरेशन मैं मान लेता हूँ R1 है अभी, जिसको कि सवाल के अंदर R दिया गया है। ठीक है, R के बराबर दिया गया है। हमसे कहा गया है कि सर ये कितना इधर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। हमसे पूछा गया है कि मैन इतना मोशन करा, कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो। बच्चों इट मीन्स बच्चों ये इधर की ओर चलता आएगा, कहा बर्ड की ओर ये मैन मूव करता हुआ जा रहा है। ये वाली दूरी आपको R दिया गया है। ओके, ये ऐसे मूव करते 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 यहाँ कहीं आ गया। बच्चों जब ये चिड़िया के पास आएगा ये इंसान, क्या होगा? चिड़िया के पास जब ये आएगा बच्चों तो ये होगा, दूरी कम हो जाएगी। मान लिया दूरी R2 हो गया, तो अब क्या होगा? इसे इंटेंसिटी ज़्यादा फील होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो इंटेंसिटी ये सुन पा रहा था, साउंड जो यहाँ बर्ड से चल के आ रहा था, जो इसको इंटेंसिटी सुनाई पड़ रहा था, ये देखिए ये साउंड आ रहा है। ये बर्ड ने गाना गाया, साउंड वेव यहाँ तक पहुँचा। ये बर्ड ने गाना गाया, साउंड वेव यहाँ तक पहुँचा। तो साउंड वेव की जो इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना कम हो गया होगा। तो साउंड लेवल का 20 dB का डिफरेंस यहाँ पर मिला। कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन टूवर्ड्स द बर्ड सो दैट द लाउडनेस हर्ड बाय मैन इंक्रीज बाय 20 dB। ओके, यहाँ पर लाउडनेस 20 dB क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। पहला केस में साउंड लेवल की वैल्यू होती है जिसको लाउडनेस कहते हैं, ये मेरे पास हो जाता है 10 लॉगरिथम्स की बेस 10 I डिवाइडेड बाई I0। I0 बच्चों यहाँ पर थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, जिसकी की वैल्यू की ज़रूरत यहाँ फिलहाल नहीं है। यहाँ पे बच्चों पहले केस में सिचुएशन नंबर 1 में साउंड लेवल नंबर 1 10 लॉगरिथम्स बेस 10, यहाँ I1 इंटेंसिटी सुन रहा था इंसान। और दूसरे केस में साउंड लेवल नंबर 2 10 लॉगरिथम्स की बेस 10। अब जो इंटेंसिटी से सुनाई पड़ रहा, मान लिया I2 है, बढ़ गया होगा। ये हो गया बच्चों I2 अपॉन I0। सवाल का कहना ये है कि जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा लाउडनेस में दोनों जगहों पे, वो कितना है? वो 20 dB का डिफरेंस है। ये dB में ही मिलेगा, 20 dB का डिफरेंस है। इसका मतलब बच्चों साउंड लेवल नंबर 2 माइनस साउंड लेवल नंबर 1 अगर किया जाए तो ये 20 dB के बराबर आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और यहाँ दिस माइनस दिस अगर मैं करूँगा 10 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा लॉग दिस माइनस लॉग दिस। लॉग m माइनस n लॉग n करेंगे तो लॉग m बाई n हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लॉगरिथम्स की बेस 10 दिस बाई दिस, यानी कि यहाँ पर हो गया बच्चों I2 डिवाइडेड बाई I1, ऐसे हो गया। दिस बाई दिस करोगे तो I0 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा बच्चों। दिस विल बी इक्वल टू 20। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया बेटा? लॉग की बेस 10 I2 अपॉन I1, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो करके 2 आ गया और ये वैल्यू मेरे पास आ गया 2। ओके, थोड़ा और मेहनत करते हैं बच्चों। I2 बाई I1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, I2 बाई I1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, लॉग समथिंग की वैल्यू अगर 2 है तो ये समथिंग होगा 10 की पावर 2, दिस की पावर दिस इक्वल टू होता दिस, ये लॉग का रूल होता है। तो बच्चों दिस मच विल बी इक्वल टू दिस की पावर दिस, यानी कि 10 की पावर 2 जो कि 100 आ गया। अब एक चीज़ देखो,
जो इंटेंसिटी होती है बच्चों किसी पॉइंट सोर्स की के लिए वो डिस्टेंस पर कुछ ऐसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ I2 बाई I1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100। इसका मतलब बच्चों हमारे पास हो गया R1 बाई R2 की वैल्यू यहाँ के अंदर 10 हो गया, और R1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास दिया है R बाई R2 इक्वल टू क्या हो गया 10। इट मीन्स बच्चों R2 की वैल्यू हो जाएगा R बाई 10। क्वेश्चन में पूछा है कि ये आदमी कितना मूव करे इधर, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। ये वाला डिस्टेंस जो हमारे पास होगा, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट बर्ड की ओर हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट बर्ड की ओर हुआ है, यक्स हमसे पूछा गया है। नाउ यक्स को हम निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा R1 माइनस R2। R1 इन दी सेंस बच्चों R और R2 इन दी सेंस R बाई क्या हो गया 10। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगा 9 बाई 10 टाइम्स ऑफ R। ओके, यही यहाँ के लिए आंसर होगा। और इस तरह से अगर चॉइस वाइज हम देखें तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बेटा हमसे कहा गया है टू सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी F emit साउंड। ओके, दी सोर्सेज आर मूविंग एज शोन विथ स्पीड u ईच। अच्छी बात है। आ स्टेशनरी ऑब्जर्वर हियर्स दी साउंड, स्टेशनरी ऑब्जर्वर यहाँ साउंड को सुन रहा है। दी बीट फ्रीक्वेंसी उसे क्या सुनाई पड़ेगा, और कहा गया स्मॉल v को आप मान लीजिए साउंड की स्पीड हो। ओके, यहाँ पर बच्चों ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर महोदय हैं, ना ये चल रहे हैं, ना आगे जा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। साउंड का एक सोर्स है जो इनकी तरफ u स्पीड से आ रहा है, S1 हो गया, और साउंड का दूसरा सोर्स है जो इनसे दूर जा रहा है, ये बच्चों क्या हो गया S2 हो गया। और दोनों के बच्चों दूर जाने की और पास आने की जो स्पीड है वो दोनों ही u के बराबर है। हमसे कहा गया कि बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या होगी। बच्चों जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो यहाँ डॉपलर्स इफेक्ट के अनुसार अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है रियल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर बच्चों आता है v माइनस वी ओ, ऐसे करके होता है डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस। यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस ऐसे। यहाँ पर बच्चों आपको सिखा चुके हैं डॉपलर्स इफेक्ट में। अब यहाँ के अंदर v स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ साउंड, vo स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, vs स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ सोर्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम रेफरेंस डायरेक्शन जो लेते हैं वो रेफरेंस डायरेक्शन हमारे पास होता है साउंड के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। यहाँ पर जब जो साउंड यहाँ से चल रहा है उस साउंड की स्पीड ये रही, ठीक है, और जो साउंड यहाँ से जा रहा है वो ऑब्जर्वर तक जो साउंड पहुँच रहा है ऐसे आ रहा है। भाई जो ऑब्जर्वर तक आएगा उसी को तो लेंगे, ये साउंड आ रहा है। तो देखिए पहले से अगर देखें, पहले केस में ये जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी घट रही है, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनेगा जो कि मान लिया F1 है, और जो रियल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर था उसको बच्चों उन्होंने F दे रखा है, रियल फ्रीक्वेंसी इज F। यहाँ के अंदर आ जाएगा v इन दी सेंस यहाँ के अंदर बच्चों ये साउंड की वेलोसिटी हो गई। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में था तो प्लस माइनस की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर v माइनस जो हमारा सोर्स था वो बच्चों सोर्स देखिए साउंड के वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है, साउंड के वेलोसिटी को क्योंकि वो फॉलो कर रहा तो प्लस ऑफ vs लिखेंगे, और vs की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों फिलहाल कितना है, u के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास प्लस ऑफ u हो गया, तो सब कुछ मिला जुला करके F1 की वैल्यू बच्चों हो गया F, ये हो जाएगा v डिवाइडेड बाई v माइनस u, इतना आ गया। सिमिलरली F2 निकालेंगे, F2 जो ये साउंड इससे आगे जा रहा है उसकी बात करेंगे, साउंड का सोर्स दूर जा रहा है, तो हमें यही फील हो रहा है कि ये जो साउंड सुनेगा ये माफ़ करिएगा, जो S2 के द्वारा जो साउंड वेव निकल रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्व करेगा वो एक्चुअल से कम होगा। बाई फार्मूला इसको निकालेंगे F इक्वल टू FO, FO के जगह पर बच्चों हमारे पास F हो गया। यहाँ के अंदर FO का मतलब F0 है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, V अभी भी ऑब्जर्वर रेस्ट में है V। यहाँ पर बच्चों अब देखो
जो ये साउंड का सोर्स है उसकी वेलोसिटी इधर है, सोर्स की वेलोसिटी इधर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और जो यहाँ साउंड की वेलोसिटी है वो सोर्स के वेलोसिटी का अपोजिट है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये जो होगा प्लस माइनस वी एस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस वी एस और वी एस के जगह पर यू। ठीक है, तो सब मिला जुला कर यहाँ मुझे क्या मिला, F2 दिस विल बी F डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई V प्लस यू। F2 इक्वल टू हो गया F मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई V प्लस यू। कहा बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब बड़ा माइनस छोटा कर लो। यहाँ पर बच्चों बड़ा इन दी सेंस F1 माइनस छोटा इन दी सेंस F2। जब दिस माइनस दिस हम करेंगे तो F इंटू वी कॉमन हो जाएगा। बच्चों F इंटू वी को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 अपान वी माइनस यू, और यहाँ से बचेगा बच्चों कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाई वी प्लस यू। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस यू माइनस वी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस यू। तो बच्चों v ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा मेरे ख्याल से u प्लस यू 2u। तो ये मिला जुला कर बीट फ्रीक्वेंसी जो आया बच्चों ये हो जाएगा 2f v इंटू यू डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस v माइनस यू v प्लस यू, ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा सही जा रहा है। ऑप्शन में चेक करने चलें तो बच्चों यहाँ मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन सी, 2u इंटू वी इंटू एफ डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हम लोग लेंगे बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा हमसे कहा गया है द एरियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। कहा गया वेयर mp इज द मास ऑफ प्लैनेट। बच्चों यहाँ पर हमने आपको इसको डिराइव करके ग्रेविटेशन में बताया था कि एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, एरियल वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जब कोई प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ चल रहा होता है, सन किसी एक फोकस पर होता है, तो बच्चों एरिया स्वेप्ट आउट पर यूनिट टाइम ये हमारे पास आ रहा था L डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट। इसको वेक्टर के टर्म में ऐसे लिखा जाएगा। तो सही जवाब जो यहाँ के अंदर होगा, डायरेक्ट फार्मूला ये है क्योंकि आपको करा चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन ये यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। इसको याद रखिएगा, करेक्ट चॉइस बच्चों यहाँ के लिए होगा ऑप्शन ये। ओके, अगर इसको देखना चाहें कैसे आया है तो जो राइवल बुक आपका है उसमें आप देख लीजिएगा या लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने ये सारी बातें बताई हैं। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के संबंधित क्या करेक्ट है। पहला कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों यहाँ दो बॉडी के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो पहला गलत हो गया। बी में कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ना कि नॉन कंजर्वेटिव, तो बी गलत है, सही नहीं है। सी में कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर्स, बिल्कुल ये बात मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों एक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो यहाँ सी सही हो गया। डी में कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन सेंट्रल। सर जितने कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं सब सेंट्रल फोर्स होते हैं, यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हैं। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आप लोग लेंगे बेटा ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बच्चों, कहा गया 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास 1 kg लाई इन XY प्लेन एट दी पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 0 0, अगला पॉइंट है 0,2 मीटर, अगला है 0.2 मीटर, 0 इन द सेंस। बच्चों अगर मैं x और y एक्सिस ऐसे एज्यूम करूं
तो यहाँ पर 3 बॉडीज रखे हुए, एक तो ओरिजिन पे है 0 0 पे, ओके यहाँ है। दूसरा मास जो है वो 0.2 का मतलब y एक्सिस यहाँ कहीं है, y की वैल्यू 0.2 है और x की वैल्यू 0 है। ये m1 आ गया और ये m2 आ गया। बेटा m3 के बारे में कहा 0.3, 0.3, का मतलब यहाँ कहीं होगा x एक्सिस पर, ये हो गया m3। साथ ही साथ ये कहा गया सबका मास 1 kg के इक्वल है, यानी कि सभी आपस में बराबर होंगे, 1 kg 1 kg 1 kg। हमसे कहा गया नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी मास एट दी ओरिजिन, ओरिजिन पर जो मास है उसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। बच्चों यहाँ पर एक कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी यहाँ पर है और एक कोई बॉडी यहाँ पर है। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आपको पता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अट्रैक्टिव नेचर का है तो ये जो ओरिजिन पे रखा हुआ मास है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा m3 के द्वारा m1 पर लगाया जाने वाला फोर्स कुछ ऐसे होगा, समवॉट लाइक दिस अट्रैक्टिव, और m2 के द्वारा m1 पर लगाया जाने वाला फोर्स बच्चों अट्रैक्टिव ये भी होगा। साथ ही साथ एक बात और कहेंगे कि ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा इस पर जितना मास यहाँ पर 1 kg, उतना मास वहाँ पर भी ये भी 1 kg है, और उतना ही मास यहाँ पर है ये भी 1 kg के इक्वल है। जो डिस्टेंस यहाँ x की वैल्यू 0.2, मतलब ये वाली दूरी बच्चों 0.2 मीटर का है, और ये वाला डिस्टेंस भी सिमिलरली 0.2 मीटर का ही है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होगा, अगर ये फोर्स हमारे पास मान लिया F1 है, ये वाले फोर्स को मान लिया F2 है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच से ऐसे जाएगा, ये हो गया F। बच्चों सिंपली यहाँ एक ऐसा वेक्टर मुझे निकालना है जो दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन है। अब बच्चों अगर वेक्टर F को हम ऐसे लिखना चाहें क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F विल बी व्हाट, ये हो जाएगा बेटा F1 इंटू ऐसे लिख सकते हैं I कैप, क्योंकि इसी रूप में आंसर दिया है, प्लस हो जाएगा F2 इंटू J कैप। ठीक है अब देखिए जितना मैग्नीट्यूड F1 का है उतना ही मैग्नीट्यूड F2 का है, तो बच्चों F1 के मैग्नीट्यूड की जगह F2 या F2 के मैग्नीट्यूड की जगह F1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख सकूँगा F1 I कैप प्लस F1 J कैप ऐसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल हैं। F1 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर बचेगा I कैप प्लस J कैप। ओके बच्चों, F1 की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ के अंदर हो जाएगा G M1 इंटू M2, यानी कि 1 इंटू 1, M1 इंटू M3 मीन्स 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04। ओके, G M1 M2 बाई R स्क्वायर मैंने कर दिया, और यहाँ हो गया I कैप प्लस J कैप। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास नेट फोर्स आ गया ये हो जाएगा G की वैल्यू 6.67 के आसपास इंटू 10 की पावर -11। ओके बच्चों, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर -2 कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बचेगा इंटू I कैप प्लस J कैप। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.67 के आसपास आएगा, ऑप्शन में मैच करा लीजिए। यहाँ पर बच्चों 1.67 इंटू 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, -9 I कैप प्लस J कैप, ऐसे हो गया। ये बच्चों इतना न्यूटन हो गया। ठीक है, इतने न्यूटन के बराबर हो गया। तो ऑप्शन से अगर मैच कराएं तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हो रहा है बच्चों ऑप्शन ये में। ओके, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों दो कॉलम्स दिए गए, उनको मैच कराना है। कॉलम फर्स्ट में लिखा हुआ है केपलर्स फर्स्ट लॉ। बच्चों हमें पता है केपलर जी का फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है, और यहाँ पर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देखता है कि जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलते हैं। तो इसकी मैचिंग हो रही आर से, ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इज इलिप्टिकल, ए की मैचिंग आर से हो रही है, दूसरे कॉलम में आर से। ओके, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी यहाँ
सी की ओर इशारा जा रहा है, एक ही ऐसा जिसमें जो है ये का मैचिंग आर से है, यहीं से टिक हो गया। और भी देख लीजिए केपलर्स सेकेंड लॉ बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। एरियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ बी की मैचिंग यस से हो गई। और सी में कहा गया केपलर्स थर्ड लॉ में बच्चों टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है। टी स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का पावर 3। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन माफ़ करिएगा, सी का मैचिंग यहाँ पर पी से हो रहा है। ओके, और यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्यू से इसकी मैचिंग हो गई। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें सॉल्व करने जैसी कोई बात नहीं, एक जनरल क्वेश्चन है। यहाँ के अंदर बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट मैचिंग होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों कहा गया है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट 1 and 2 इज। बच्चों यहाँ एक डायग्राम बना के इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाया गया है। ऐसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ के अंदर शो किया गया है और यहाँ पर कहीं सन रहा होगा, दिस इज द लोकेशन ऑफ सन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, इधर होगा मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ऐसे होगा। दो पोजीशंस दिखाए हुए हैं बच्चों। इस प्लैनेट से यहाँ की डिस्टेंस दिखाई गई है कि ये वाली डिस्टेंस R2 है, ये सन है। सन से बच्चों यहाँ जब प्लैनेट होता तो उसकी डिस्टेंस R2 दिखाई गई है, और सन से जो यहाँ का डिस्टेंस है नियरेस्ट पॉइंट का, ये बच्चों यहाँ का डिस्टेंस दिखाया गया कि ये R1 है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ओके, कभी ये प्लैनेट यहाँ पर होगा बच्चों और इस प्लैनेट का जो यहाँ पर मोशन हो रहा होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट पर ऐसे हो रहा होगा, यहाँ पर इस तरह से हो रहा होगा। मान लिया यहाँ पर लोकेशन नंबर 2 है, यहाँ पर स्पीड मान लीजिए v2 है, और यहाँ पर बच्चों जब प्लैनेट यहाँ से गुजर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली ऐसे दिखाएंगे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। ये हो गया v1, लोकेशन नंबर 1। तो हमसे कहा गया रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो का मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी एट 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट 2, हाफ टाइम्स ऑफ यम ऑफ प्लैनेट, हाफ टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। पहले पोजीशन पर v1 स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो जाएगा हाफ mp v2 स्क्वायर, ऐसे हो गया बच्चों। इस प्रकार से ये मेरे पास हाफ mp कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा v1 डिवाइडेड बाई v2 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि यहाँ पूरे मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है। इसका मतलब बच्चों इस मोशन में एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट अगर निकालें तो mvr आता है प्लैनेट के लिए, तो mvr कांस्टेंट रहना है। तो mp इंटू v1 इंटू r1 विल बी इक्वल टू mp v2 इंटू r2, ऐसे हो गया। एंगुलर मोमेंटम बच्चों यहाँ मैंने कांस्टेंट बना दिया, हर जगह सेम होगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ के अंदर मेरे पास होगा v1 अपान v2, दिस विल बी इक्वल टू r2 अपान r1। ओके, तो यहाँ v1 अपान v2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स बच्चों v1 अपान v2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ r2 अपान r1 से, ये हो गया r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस जो हम लोग यहाँ पर लेंगे वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे बच्चों कहा गया फिगर शोज 2 होल्स इन ए वाइट टैंक कंटेनिंग अ लिक्विड कॉलम। बच्चों यहाँ एक टैंक है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, अच्छी बात है। द वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ दीज होल्स स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट। जो वाटर इससे बच्चों यहाँ पर निकल रहा है वो जा करके यहाँ कहीं टकराया ज़मीन पर, ग्राउंड पर, और यहाँ से निकलने वाला पानी जो है वो भी सेम पॉइंट पे जाके टकरा रहा है। मतलब ये x की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, इसको मैं x1 कह लूँ या x2 कह लूँ, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब बच्चों देखो सवाल उठा कितने वेलोसिटी से यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला होगा, ये होगा इफ्लेक्स वेलोसिटी के बराबर। यहाँ पर बच्चों मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ। तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो मान लिया x1 है, ये हॉरिजेंटल रेंज एक तरह से हो गया। यहाँ पर बच्चों और x2 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, दैट इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर
बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा केस आ गया, कोई बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से गया, फेंका गया और यूं आके गिर रहा है, तो ये जो x की वैल्यू होगी वो होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो कि यहाँ के अंदर हो जाएगा ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये बच्चों ये फ्लेक्स वेलोसिटी के बराबर होगा इनटू टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू x। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले के लिए अगर देखें तो ये फ्लेक्स वेलोसिटी के बराबर होगा, जो कि होगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ g इंटू एच। एच यहाँ पर फ्लेक्स वेलोसिटी में जो लिया जाता है फ्री सरफेस से ये गहराई होती है h, जो कि यहाँ के अंदर बच्चों कितना है 4, स्क्वायर रूट के अंदर 2gh फ्लेक्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, इतने से निकला कितना समय लिया, दैट इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, और टाइम टेकन की वैल्यू देखो, अगर किसी बॉडी को बच्चों h हाइट से गिराया जाए तो जितना समय ये गिरने में लेता उतना समय ये यहाँ तक आने में लेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अगर किसी बॉडी को जीरो वेलोसिटी से इसी हाइट से ड्रॉप कर दें हवा में, तो जितना समय वो लेगा यहाँ तक आने में उतना समय ये लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कंपेयर कर लो। तो ये टाइम हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2h/g। अब 2h में ये वाला h लेंगे, मान लिया बच्चों टोटल हाइट यहाँ पर लिक्विड के कॉलम का h है स्मॉल h, तो यहाँ पर दिस हाइट स्क्वायर रूट में 2h/g, ये वाला कितना होगा बच्चों, टोटल h था, h में से 4 निकाल दो तो ये बचा, तो यहाँ होगा h के जगह पर h-4 इन अपान क्या हो जाएगा g। ओके, ये टाइम टेकन हो गया। सिमिलरली दूसरे के लिए लिखेंगे, सेम होगा, ये इक्वल टू होगा, यहाँ पर इसका जो फ्लेक्स वेलोसिटी होगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ g इंटू, अब बच्चों इसकी गहराई कितनी है 6 है, यहाँ पर 6 हो गया, सेंटीमीटर में ही लिख लेते हैं, सेंटीमीटर में ही हमें आंसर मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, और टाइम टेकन की वैल्यू अब जो हमारे पास होगा बच्चों स्क्वायर रूट में 2h/g, और 2h के जगह पर बच्चों ये पूरा इतना है स्मॉल h, इसमें से 6 माइनस कर दो तो ये वाला बचेगा, यानी कि स्मॉल h-6 2h, यहाँ 2 भी बढ़ा देते हैं, 2h डिवाइडेड बाई क्या हो गया बच्चों g। अब देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें कैंसिल आउट हो रही हैं, यहाँ के अंदर बच्चों बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो ये g कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट, तो सीधे सीधे इसको कैंसिल कर दिया मैंने। बच्चों यहाँ के अंदर मैं दोनों साइड का क्या कर लेता हूँ स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4, और इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू h-4, ऐसे आ गए। ओके, ऐसे आ गए। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई, स्क्वायर करेंगे g कट चुका है, ये हो जाएगा 2h-6, ऐसे आ गए। ठीक है बच्चों, अब देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 यहाँ का 2 यहाँ का 2 सब कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h-16 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाइए 6 टाइम्स ऑफ h-36, ये वाले 4h को इधर लेके चले जाइए तो 6h-4h दैट मीन्स 2h, और यहाँ पर 16 माइनस में है प्लस 36, ये हो जाएगा बच्चों 20, यानी h की वैल्यू आ गया 20/2 दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो आंसर होगा कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का क्या होगा, तो बच्चों ये मेरे पास आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन क्या सही जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों 10 सेंटीमीटर हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है, यही करेक्ट होगा। ओके, करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन ये। ओके, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों इस तरह से एक पाइपलाइन बना के दिखाया गया है, ये बीच से ब्रेक है, यहाँ एक और ब्रांच निकला हुआ है, ऐसे एक और ब्रांच बच्चों ऐसे निकल रहा है, और फिर यहाँ पर एक ऐसे सीधे चला गया है। यहाँ पर हमें दिखाया गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी लिक्विड की डिफरेंट लोकेशंस पर। यहाँ पर बच्चों लिक्विड की वेलोसिटी दिखाई गई 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर किसी अदर जगह पर इस पाइप को ऐसे आगे तक बनाया गया, वेलोसिटी दिखाया गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी दिखाया गया v। हमसे पूछा कि v की वैल्यू क्या होगी जबकि एरिया डिफरेंट लोकेशंस का दिया हुआ है।
यहाँ पर एरिया गिवन है, इस जगह पर क्रॉस सेक्शन का एरिया है 0.12 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है सेम है 0.12 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज 0.18 मीटर स्क्वायर, 0.18 मीटर स्क्वायर ऐसे दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चों कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल लगेगा। कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये इंटू वी की वैल्यू जो हमारा होगा वो हर जगह सेम होगा। आते समय ये इंटू वी, तो यहाँ पर बच्चों हम कहेंगे A1 V1 विल बी इक्वल टू जाने वाला टोटल, यहाँ के अंदर A2 V2 प्लस आप A3 V3 ऐसे कर लीजिए। ठीक है बच्चों। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा सेम। यहाँ के अंदर बच्चों A1 की वैल्यू यहाँ पर 0.12 है, V1 की वैल्यू बच्चों 3 है, A2 मान लो इसको 0.12 मल्टीप्लाइड बाई V2 1.5, ये 3 हमारे पास है बेटा, यहाँ प्लस हो गया 0.18, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई V3 की जगह क्या हो गया V। ये पूरा सॉल्व करके बच्चों आंसर निकाल लेना है। इसको इधर लेके आए 0.12 कॉमन करने के बाद 3 माइनस 1.5, तो ये होगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.12, दिस विल बी इक्वल टू 0.18 V। ओके, इसी को सॉल्व करके बच्चों आंसर निकालना है। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू मेरे पास होगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 0.18। बच्चों इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकालोगे, आपको वैल्यू मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से मैच कराएं तो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ऑप्शन ये। ओके, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा बच्चों ऑप्शन ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों कहा गया एलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात किया है। बच्चों स्ट्रीम लाइन फ्लो हमारा तब होता है जैसे मान लो कोई यहाँ पर एक ऐसे पाइप हो, ऐसे इसके अंदर कोई लिक्विड ऐसे जा रहा हो, बता चुका हूँ पढ़ाते समय बच्चों, ये कोई यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा, कोई मान लो वाटर हो, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से गुजरा, तो इसी रास्ते से ये गया, मान लो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से गया, तो अगला मॉलिक्यूल जब इसी पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड उसी लाइन के अलोंग होगी। अगला जब उसी पॉइंट से गुजरेगा तो उसकी भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड उसी पॉइंट पर होगी। मान लो वो यहाँ आ गया, अगर बच्चों यहाँ से वो जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, तो अगला कभी जब यहाँ पहुँचेगा तो वो भी 15 मीटर पर सेकेंड से जाएगा और सेम लाइन के अलोंग जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। द वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा कोई जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग ए गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट, यस, ऑप्शन बी बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट होगा। ओके, करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा बेटा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले नंबर 41। देखें, कहा गया अ बॉडी वेट 150 ग्राम इन एयर, हवा में बच्चों उसका वेट जो है 150 ग्राम है, यानी कि एक्चुअल m इंटू जी की जो वैल्यू है वो कितना 150 ग्राम का मतलब 150 इंटू अगर वेट में कन्वर्ट करेंगे तो जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हो गया 150 जी। ये एक्चुअल mg की वैल्यू है ये बच्चों एक्चुअल mg की वैल्यू है, यानी m की वैल्यू 150 रहा होगा, 150 ग्राम रहा होगा, जो कि यहाँ दिया गया है। कहा गया है 120 ग्राम इन वाटर, जब बच्चों वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा तो अपीयरेंट वेट जो होगा, अपीयरेंट वेट यहाँ पर किसके अंदर डाल दिया गया, वाटर के अंदर, तो बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा अपीयरेंट वेट, मान लो यहाँ के अंदर मैं लिखूँ mg डैश, ये मेरे पास हो जाएगा एक्चुअल वेट mg माइनस ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स, वाटर के अंदर डाल दिया गया तो अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू यहाँ पर बच्चों g, ये अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। अपथ्रस्ट फोर्स पॉइंट फोर्स हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा, और लिक्विड हमारा कौन सा है, लिक्विड बच्चों जो हमारा है वो है वाटर। अभी फिलहाल अभी कितना फील हो रहा है ये बच्चों 120 ग्राम, यानी कि 120 ग्राम का मतलब यहाँ के अंदर 120 इंटू जी के बराबर वेट फील हो रहा है, और mg की जो एक्चुअल वैल्यू है वो बच्चों 150 टाइम्स ऑफ g है, माइनस ऑफ मास ऑफ
वाटर इंटू जी हो गया, यानी मास ऑफ वाटर इंटू जी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 30 टाइम्स ऑफ जी, ऐसे। यानी मास ऑफ वाटर यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास हो गया दैट इज़ 30। ओके, यहाँ पर 30 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम में सब कुछ ले रहे हैं। ग्राम बच्चों यहाँ ग्राम वेट में लिया जा रहा है, 150 ग्राम, 120 ग्राम, यहाँ पर इतना ग्राम आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ के अंदर फिर कहा गया उसका अपीरेंट वेट कितना आ जा रहा है, 130 जी आ जा रहा है, 130 ग्राम आ जा रहा है किसी लिक्विड के अंदर। तो बच्चों अब फिर से लगाएंगे एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ एम मास ऑफ लिक्विड जो भी हो इंटू जी। ओके, अब बच्चों ये वैल्यू जो हमें फील हो रही है अपीरेंट वेट जो है वो करा 130 ग्राम, यानी 130 इंटू जी न्यूटन बनाने के लिए या ग्राम वेट बनाने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो हमको एक्चुअल वैल्यू दिया है 150 जी के बराबर है माइनस ऑफ मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ जी। जी जी कैंसिल हो गया, यानी मास ऑफ लिक्विड की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गया 20। अब दोनों को एक काम करते हैं, 20 ग्राम ये हो गया और ये इतना हो गया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ के अंदर हो जाएगा बेटा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ लिक्विड, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये दिस विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20। अब देखिए यहाँ पर कोई बॉडी जो है, जब वो बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर, चाहे वाटर हो चाहे वो अदर कोई लिक्विड हो, उसके अंदर पूरा का पूरा चला जाएगा, तो बच्चों जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो बच्चों मास ऑफ वाटर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज 3/2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दोनों केस में लिक्विड डिस्प्लेस की वैल्यू सेम होगी, चाहे वाटर हो या अननोन लिक्विड हो। तो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी हमसे पूछ रखा है, लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ DW, 2/3 टाइम्स ऑफ वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू 2/3 ग्राम पर सीसी पर क्यूबिक मीटर। यहाँ के अंदर बच्चों इस तरह से जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन ये। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कोई फंक्शन दिया है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, और इंटीग्रेशन में हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है। यक्स का फंक्शन है, यक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और रेंज लेना है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 का। तो देखो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ हो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में डायरेक्ट अगर प्रेजेंट मिल जाए तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम्स ऑफ, नेचुरल लॉगरिथम्स ऑफ डिनोमिनेटर। आपको शायद याद होगा बच्चों। यहाँ के अंदर आप देखो 4x², मैं यहाँ रफ कर लेता हूँ, 4x² प्लस आप 3x प्लस आप 7 को x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा 8x प्लस आप 3। जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो डायरेक्ट मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएशन हो न्यूमरेटर में डायरेक्ट मिल रहा है। इसलिए बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू मेरे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगा नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब बेस ई। यहाँ के अंदर बेटा ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x² प्लस आप 3x प्लस आप 7, डिनोमिनेटर का यहाँ नेचुरल लॉग हो गया। लिमिट भी यहाँ लेना है, कहाँ से कहाँ तक का, 1 से 2 तक का, x की वैल्यू 1 से 2 तक। तो बच्चों यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा लॉगरिथम्स की वैल्यू, जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू है, मीन्स लॉगरिथम्स की वैल्यू एट हायर लिमिट मीन्स 2। x की जगह बच्चों जब मैं 2 रखूँगा तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ के अंदर 3 2 जा 6, 16 प्लस 6, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 6 22 प्लस 7 29, यहाँ के अंदर 29 आ गया। माइनस ऑफ लॉगरिथम्स की वैल्यू एट लोअर लिमिट, लॉगरिथम्स बेस ई,
लोअर लिमिट पर इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी बच्चों 1 रख लीजिए, 4 हो गया प्लस 3, 4 प्लस 3 7 प्लस 7 14, यहाँ के अंदर आ गया 40। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, log m माइनस लॉग n होता है तो आ जाता log m बाई n, यानी कि ये हो गया नेचुरल लॉग मीन्स बेस e 29 डिवाइडेड बाई 14। यही बच्चों यहाँ के लिए आंसर हो जाएगा, यही आपको सीखना था, यही लगाना था। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, डायरेक्ट मैच कर रहा है। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है y इक्वल टू दिस मच e की पावर समथिंग ऐसे दिया है। कहा इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dt, यानी कि बच्चों इस फंक्शन को मुझे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, सीधे सीधे कहें तो इधर e की पावर t का बच्चों फॉर्म दिया गया है। e की पावर t का t के रेस्पेक्ट में e की पावर t होता तो एक बार पूरा वैसे ही मैंने बोला है उतार दो, ये हो गया ऐसे ऐसे। फिर बच्चों आपको मैंने बताया अब पावर का करना पड़ेगा, पावर के अंदर जाओगे माइनस मल्टीप्लाई में पूरा होगा बच्चों। यहाँ पर -14t² को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा -28t। 5t का करोगे प्लस में है 5 हो गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1 और 9 का 0। तो आपको जो आंसर मिलेगा dt ऑफ y, दिस विल बी हियर -28t प्लस ऑफ 5 e की पावर -14 टाइम्स ऑफ t² प्लस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ t प्लस ऑफ 9 ऐसे हो गया बच्चों। ठीक, इसलिए यहाँ पर करेक्ट चॉइस अगर खोजें तो बच्चों मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल गेट हियर दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों कहा गया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y विल बी। बच्चों कोई एक फंक्शन दिया है p इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसे करके लिखा हुआ है। हमसे कहा गया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल ओवर डेल y ऑफ p मुझे निकालना है, p का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं बच्चों। जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उस समय उसी को केवल वेरिएबल मानते हैं, बाकी को कांस्टेंट मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, z को कांस्टेंट मानेंगे, z और x जहाँ जाएंगे उनको कांस्टेंट मानेंगे। y के रेस्पेक्ट में करना है तो x को बिना टच किए y का y के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ पर बच्चों z एक कांस्टेंट है, यहाँ z को नहीं टच करेंगे, y का y के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट। जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z और x को कांस्टेंट माना, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हमारे पास हो गया डेल p ओवर डेल y, दिस वैल्यूज बिकम इक्वल टू x प्लस ऑफ z। ओके, यहाँ पर ये मेरे पास हो गया x प्लस ऑफ z। तो ऑप्शन में जाएं बच्चों, यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल गेट हियर दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों कहा गया कि अगर साइन थीटा की वैल्यू x हो तो आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। देन कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट। पूरी दुनिया में साइंस या मैथ पढ़ने वाला हर इंसान ये जानता है कि एक बड़ा ही प्रचलित आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ साइन थीटा के जगह पर x है तो साइन स्क्वायर थीटा इन दी सेंस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ के अंदर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, दिस मच विल बी इक्वल टू 1। इट मीन्स बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों करेक्ट चॉइस जो मुझे दिख रहा है वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर बच्चों क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 8 ऑनलाइन के रेस्पेक्ट में, टेस्ट नंबर 6 ऑफलाइन के रेस्पेक्ट में, ये आज वीडियो सोल्यूशन इसका कंप्लीट होता है। आई होप
आप लोगों के अंदर जो भी डाउट रहा होगा इस टेस्ट के क्वेश्चंस को लेकर, कंफ्यूजन जो भी रहा होगा वो दूर हो गया होगा और आपने टेस्ट को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके बच्चों, आई होप आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आशा में कि एग्ज़ाम होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आप आगे बढ़ोगे। ये आशा की डोर टूटनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहो पूरे आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ। अगर कोई लगा रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सफल ना हो। ठीक है बच्चों, सफलता के बहुत सारे दरवाजे आपके सामने खुलते जाएंगे, बशर्ते आपका मेहनत, आपका लगन, आपकी जो तत्परता है, आपका जो आत्मविश्वास है, ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके हेल्प के लिए जितना हो सकेगा मेहनत करेंगे और आपसे मेहनत कराएंगे। मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए आप भी तैयार रहें और लगातार मेरे साथ मेहनत करते जाएं। ओके बच्चों, आपके दिमाग में कोई डाउट होता पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई के प्रोसेस को लेकर के, आप मुझसे मिलिए या मुझसे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछिए। ओके बच्चों, हम उसके लिए कोई ना कोई रास्ता आपको अच्छा बताएंगे जो आपकी मुश्किल को आसान बनाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग मेरे इस बात को पॉजिटिवली लेंगे और ज़िंदगी में बिना निराश हुए आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता को पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।